हेलो एंड वेलकम टू सेमी सर्कल्स नीट फिजिक्स कोर्स। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर और हम लोग आज पढ़ेंगे एरर्स। एरर क्या होता है ये तो क्लियर होगा आप लोगों को। एरर का मतलब है, जैसा हमने पढ़ा, कि कोई भी मेजरिंग टूल है जिसमें अगर मेजरमेंट लेते हैं तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं आती है, बल्कि उससे वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, कुछ एक एरर आता है। ये क्यों आता है इसको आज हम लोग देखेंगे। कितने तरह के एरर होते हैं सबसे पहले तो वहाँ से शुरू करेंगे। ये 3 तरह के एरर होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। 3 तरह के एरर किसी मेजरिंग टूल में होते हैं। हो सकता है कोई एक तरह का ना हो, लेकिन यूजुअली ये तीनों तरह के एरर्स होते हैं। ये तीनों को ऐड करके मिलाकर एक नेट एरर कुछ आता है किसी इंस्ट्रूमेंट में, हर मेजरमेंट में। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार मेजर करने पे एरर भी सेम आए, हर बार अलग अलग एरर आ सकता है। सब समझ में आएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। हम लोग शुरू करते हैं विद सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है? ये किसी सिस्टम की इनहेरेंट एरर है। इनहेरेंट एरर का मतलब क्या है कि ये उस सिस्टम के अंदर वो एरर है तो है। अब कोई मशीन खराब है, उसके किसी पार्ट में जंग लगा हुआ है, तो ये उसके अंदर में वो एरर उसके सिस्टमैटिक एरर हो गया ना। दूसरी चीज है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब है ये एक जीरो मीन एरर होता है जो रैंडमली आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टॉप वॉच है उससे मेजर कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप एग्जैक्टली जब कोई चीज़ शुरू होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई दौड़ना शुरू कर रहा है, जब आप जैसे ही वो दौड़ना शुरू करें, जैसे फायरिंग होती है गन की टू इंडिकेट कि अब दौड़ना शुरू होगा, रेस शुरू होगी, तो क्या आप एग्जैक्टली फायरिंग के साथ में आप बटन दबा रहे हैं स्टॉप वॉच का? नहीं दबा रहे हैं ना। थोड़ा बहुत कभी पहले भी हो सकता है, थोड़ा कभी लेट भी हो सकता है। अगर बार बार आप मेजर करेंगे तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ये एक तरह का रैंडम एरर है। ये किसी की गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये होना ही है, थोड़ी सी रैंडमनेस आती है। और ये जीरो मीन एरर होता है। जीरो मीन का मतलब क्या है कि कभी रैंडम एरर पॉजिटिव होगा और कभी नेगेटिव होगा। यानी एक मेजरमेंट में रैंडम एरर पॉजिटिव हो गया, कभी नेगेटिव हो गया। जैसे आप स्टॉप वॉच से करेंगे, कभी आप थोड़ा सा पहले आप क्लिक कर देंगे बटन को, काउंटिंग शुरू कर देंगे, कभी आप थोड़े देर में करेंगे। तो ये होता है, इसीलिए इसे जीरो मीन कहा जाता है, क्योंकि रैंडम एरर ऐसे होते हैं कि बार बार मेजरमेंट करके उनका जब आप एवरेज लेते हैं तो रैंडम एरर गायब हो जाता है, ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीरो मीन होता है ना, क्योंकि किसी में प्लस है किसी में माइनस है। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को आप काउंट करते हैं, एक साथ में कैलकुलेट करते हैं, मीन निकालते हैं उनका, तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो प्लस और माइनस में रैंडम एरर, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और ये अनअवॉइडेबल होता है। यानी आप रैंडम एरर्स को रोक नहीं सकते हैं। कोई तरीका आपके पास नहीं है रैंडम एरर्स को रोकने का कि आपकी कैलकुलेशन में रैंडम एरर ना हो, आपकी मेजरमेंट में, ऐसा नहीं हो सकता है। तीसरी चीज़ है वो है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर का मतलब है ऐसी चीज़ें, ऐसे मिस्टेक की वजह से होने वाले एरर, कि आपको कोई ओपन मिस्टेक हो गई आपसे। ये कोई सिस्टम की गलती नहीं थी, रैंडमनेस नहीं थी, बल्कि आपसे गलती हुई। तो ऐसा होता है और जिसकी वजह से ग्रॉस एरर आता है। ठीक, अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसकी भी 3 तरीके की होती हैं। सिस्टम में एरर कितने तरह के हो सकती हैं? एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है कि आपके मशीन में ही खराबी है। ठीक, दूसरी चीज़ है इन्वायरमेंटल एरर। ये कब होगा? अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप तराजू में कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं लेकिन ज़ोर से हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, ये इन्वायरमेंट का इशू है ना। आपने ऐसा इन्वायरमेंट रखा है जहाँ पर असली सही मेजरमेंट नहीं हो पाएगी। अब हवा चलेगी तो जाहिर सी बात है उसका जो पल्ला है वो ऊपर नीचे होगा, तो आपको सही मेजरमेंट नहीं मिल पाएगी। तो इन्वायरमेंट में गड़बड़ है। इसलिए आप देखेंगे जहाँ पे बहुत सेंसिटिव मेजरमेंट करनी होती है, वहाँ स्केल्स को एक ग्लास के बॉक्स के अंदर रखा जाता है ताकि कोई हवा वगैरह ना चले, कोई डस्ट वगैरह ना जाए। और तीसरी चीज़ है, एक सिस्टमैटिक एरर है, वो है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल का मतलब क्या है कि आप जो मेजरमेंट, भाई कोई इंसान ही लिखेगा ना मेजरमेंट करके किसी मशीन से, तो उस इंसान से गड़बड़ हो सकती है। वो देखेगा कि अच्छा उसको लिखना था कुछ और, लिख दिया उसने कुछ और। या फिर जो बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को कि क्या मेजरमेंट है, उसने देखा, उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई रीडिंग लेने में। ये होता है, बहुत कॉमन ये सारी चीज़ें हैं। ये तीनों सिस्टमैटिक एरर है। याद रखिए कि जो किसी ने गौर से देखा कि इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने में वहाँ गलती हुई, ऑब्जर्वेशनल एरर, ये मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक होती है ग्रॉस एरर। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं है बल्कि ये होता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक लोग रीडिंग लेने में लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं।
यहाँ पर हमारे पास में एक तराजू है, स्केल है, उसके अंदर ये मास को एक जगह रखेंगे और इधर में वेट्स को रखेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ग्रॉस एरर क्या हो सकता है? ग्रॉस एरर ये हो सकता है कि आपने ठीक से देखा ही नहीं, मतलब आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि ये मान लीजिए इस बोरी को ऐसे खड़ा करके रखने पे गिर जाएगा, तो आपने इसको टेढ़ा करके रख दिया और ये क्या है, इसका एक पार्ट ऐसे ज़मीन में टच हो रहा है। यहाँ पे ग्राउंड है, अगर यहाँ ग्राउंड है तो आपने जो बोरी को रखा वो ऐसे ग्राउंड में टच हो रही है, ठीक है। तो इसका मास बिल्कुल डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे चैप्टर में। लेकिन इसका मास गलत हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ से रीडिंग लेंगे वो हो जाएगी गलत, एरर आ जाएगा। और ये प्रॉपरली ग्रॉस एरर है, ये हमने एक मिस्टेक की, हमें पता ही नहीं है कि मेजरमेंट करनी कैसे है, इसकी वजह से ये मिस्टेक हो गई, ये ग्रॉस एरर है। रैंडम एरर क्या होगा? रैंडम एरर भाई बहुत कुछ हो सकता है, वी डोंट नो, यानी हमारा हाथ शेक कर रहा है और ये जो यहाँ पर जो कांटा है ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, कहीं पर कोई और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से रैंडम एरर आ सकता है। रैंडम एरर हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर कितने तरह के हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो सकता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर ये हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है, मान लीजिए ये पहले से ही बैलेंस्ड नहीं है, अगर इसमें कुछ भी ना रखा जाए तब भी ये बिल्कुल बैलेंस नहीं होंगी। ये कांटा जो है ये बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा टेढ़ा है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तब तो एरर आना ही है ना, ऑफ कोर्स। इन्वायरमेंटल एरर जैसा मैंने बताया, मान लीजिए हवा चल रही है, ये इन्वायरमेंटल एरर है। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या हो सकता है कि कांटा थोड़ा सा झुका हुआ है लेकिन हमें लगा कि सीधा है, ओके, हमने लगा कि नहीं ठीक है इतना चलेगा। या फिर हमने ये 2 kg वाला वेट रखा और हमने जब मेजरमेंट लिखी तो वहाँ पे लिख दिया 1 kg, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो 2 kg का है, मिस्टेक हो गई। तो ये ऑब्जर्वेशनल एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट ठीक है लेकिन हमने जब मेजरमेंट को लिखा इसको देख करके तो वहाँ पे हमने गलती की, विच इज ऑब्जर्वेशनल एरर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टॉप वॉच का जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें एक बंदा है वो दौड़ कर जा रहा है फिनिश लाइन तक, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक हो सकती है? ये हमारे पास स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच कैसे काम करता है थोड़ा सा मैं बता दूं। एक बटन रहता है, उसको दबाने से ये शुरू हो जाता है, जो ये 0 पर रहता है कांटा ये शुरू हो जाता है, और दूसरी बार दबाते हैं तो वहीं रुक जाता है कांटा, एक बार और दबाते हैं तो अगेन 0 पर रीसेट हो जाता है, और फिर दबाते हैं तो फिर 0 से चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, वेरी सिंपल। इसमें ग्रॉस एरर क्या हो सकता है? ग्रॉस एरर है मिस्टेक। जैसे हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पर खड़ा होगा और कहाँ पर जाएगा तो रुकेगी ये। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहला जो पार्ट है बॉडी का वो जैसे ही यहाँ टच करता है वैसे ही हमको स्टॉप वॉच रोक देना है, इसका मतलब वो फिनिश लाइन तक पहुंच गया। लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमने क्या किया, हमने कहा कि नहीं जो फिनिश लाइन जब पार कर जाएगा वो बंदा तब जाकर के हमें स्टॉप वॉच रोकना है, हमें ये पता था। तो हमने क्या किया, जब उसका ये पैर जो लास्ट पार्ट है वो जब फिनिश लाइन क्रॉस करता है, फ्लैग को क्रॉस करता है, तब हम स्टॉप वॉच रोकते हैं। ये ग्रॉस एरर हो गया क्योंकि ये प्रॉपर मिस्टेक है। रैंडम एरर इसमें बहुत तरीके के आ सकते हैं। अगेन जैसे आपने जब फायरिंग सुनी तो फायरिंग सुनने के बाद जो एक होता है ना बंदूक फायर करते हैं जिसकी आवाज़ से समझ में आता है रेस शुरू हो गई तो दौड़ना शुरू करता है। या फिर विसल रहता है, सीटी रहती है, सीटी की आवाज़ सुन के आपको कभी सीटी की आवाज़ से पहले ही आपने दबा दिया, इसको स्टार्ट कर दिया, कभी उससे थोड़ा लेट किया। मान लीजिए आपने विसल की आवाज़ से 0.1 सेकेंड के बाद में आपने दबाया अपने इसको स्टॉप वॉच को, लेकिन ये जब यहाँ तक पहुँचेगा ये बंदा फ्लैग तक, तो फ्लैग में पहुंचने के 0.2 सेकंड के बाद आपने स्टॉप किया, तो आपने बेसिकली पूरे रेस के टाइम को 0.1 सेकंड बढ़ा दिया ना। तो ये एक रैंडम एरर है, कुछ करना नहीं है, आप परफेक्टली करना चाह रहे हैं लेकिन ये ऐसा होता है, ये कुछ किया नहीं जा सकता है। ओके, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम्स। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स, या इंस्ट्रूमेंट या सिस्टम की प्रॉब्लम्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, अब इसमें जो स्प्रिंग है वो खराब है, या इसका जो ये कांटा जो घूम रहा है ये बहुत स्लो घूम रहा है, ये 1 मिनट में 61 सेकंड लगाता है वो एक मिनट का जो पूरा राउंड होने में, तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी है, इसका बटन ही काम नहीं कर रहा है,
तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से एरर आ जाए। इन्वायरमेंटल एरर क्या हो सकता है? बहुत तरह की हो सकती हैं। धूल भरी आंधी चल रही है, आपको दिखा ही नहीं कि कब इसने क्रॉस किया, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, आपको पता ही नहीं चला कि कब विसल बजी, तो ये सब हो सकता है इन्वायरमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या हो सकता है? वही चीज़ है कि आप कब किसने क्रॉस किया इसको, और यहाँ पर जो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर जिस तरह से ये कांटा है, तो ये 55 को क्रॉस किया है 2 ग्रेजुएशंस पे, यानी 57 सेकेंड्स एक्चुअली यहाँ पर होने चाहिए, सॉरी 55.2, तो 55.2 सेकेंड्स है यहाँ पर। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर देखते वक्त में हो सकता है कि हम लोग एक एंगल गलत करें, पैरेलैक्स एरर आ जाए, जिसकी वजह से हम लोग इसको 55.2 ना करके 55.1 या 55.3 कर दें, ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये सारी एरर्स की टाइप्स होती हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एरर तो समझ में आ गया। एरर का मतलब होता है किसी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच की डिफरेंस, यानी कि एक्चुअल वैल्यू है उसमें कुछ एरर आ जाता है जब, तो वो मेजर्ड वैल्यू देता है, यानी कि हम लोग जो मेजर करते हैं वैल्यू उसमें कुछ एरर पार्ट रहता है, अगर उसको घटा दिया जाए एरर पार्ट को तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। ठीक, एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर है वही चीज़ जो हमने बताया, एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटाने पर जो चीज़ मिलती है वो है एरर। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू घटाने पर आता है एब्सोल्यूट एरर। क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस है ये जो खड़ी पाई बनाई हुई है दोनों तरफ, वो ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है, अगर हम इस तरह से लिखें इसको, मॉड x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो भी होगी उस हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होगी मॉडुलस के अंदर, ये प्लस या माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर x पॉजिटिव है इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है? जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहां पर मॉडुलस x का वैल्यू, मॉड x की वैल्यू x ही होगी। जब ये x से कम होगा तो इसकी वैल्यू माइनस x होगी। सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब है कि मॉड के अंदर में कोई वैल्यू जो रहती है, जब इसको खोलते हैं, खोलने का मतलब है जब हटाते हैं हम लोग मॉडुलस को, तो क्या मिलता है हमें मिलता है पॉजिटिव वैल्यू। मॉड खोलने के बाद कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे अगर यहाँ पे हम लिखते हैं मॉड 5 तो इसकी वैल्यू होगी 5 है, x ग्रेटर देन 0 है तो वही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है मॉड ऑफ -5, ये क्या होगा? एक माइनस मॉड अपने आप ऐड कर देता है जिसकी वजह से पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है जो यहाँ पर है। x की वैल्यू जो यहाँ पे अंदर में उसकी वैल्यू 0 से कम है यानी नेगेटिव है, तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा जो इसको प्लस कर देगा। यानी कि मॉड के अंदर में जो कुछ रहता है उसको जब मॉड को खोलते हैं तो यानी सॉल्व करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी ये जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी ये कभी नेगेटिव नहीं आएगी। मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू कम है, छोटी है, और मेजर्ड वैल्यू बड़ी है, तो क्या होगा? तब तो नेगेटिव आना चाहिए ना वैल्यू। लेकिन चूंकि ये मॉड के अंदर है इसीलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। प्रॉब्लम्स करेंगे सब समझ में आ जाएगा, अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो। चलिए मान लीजिए हमारे पास ये एक बोरी है, इस बोरी का जो मास है वो है A, ठीक, लेकिन हमने उसको बार बार मेजर किया, एक स्केल पर मेजर किया, तराजू में मेजर किया, और इतनी सारी वैल्यू हमने n टाइम्स n मेजरमेंट्स लिए। हमने इसके कितने मेजरमेंट लिए? n मेजरमेंट्स, हमने इसके n मेजरमेंट्स लिए और हर बार क्या क्या वैल्यूज आई? A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, ये इतनी वैल्यूज आई। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो हर बार ये जो एब्सोल्यूट एरर होगा उसके लिए हम क्या करेंगे?
ये जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी, उससे हम मेजर्ड वैल्यू को घटा देंगे, लेकिन मॉड के अंदर, ठीक है। तो ये आएगा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये पहली रीडिंग का, जो पहली रीडिंग हमने ली उसका एब्सोल्यूट एरर है ये जो डेल्टा अक्सर हम लोग लिखते हैं, ये डेल्टा जो ट्रायंगल बनाते हैं इसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब होता है बेसिकली जहां पे डिफरेंस होगा, दो चीजों को घटा रहे हैं, वहां पर डेल्टा का यूज होता है शो करने के लिए कि ये डिफरेंस है दो वैल्यूज का, ठीक है। यहां पर यहां पे देखिए कि हम जितने n रीडिंग्स हमने ली थी वो n रीडिंग्स को हमने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू से घटा दिया अंडर अ मॉड, तो हमें मिल गए ढेर सारे एब्सोल्यूट एरर्स। हमें टोटल n एब्सोल्यूट एरर्स मिले हैं, n वैल्यूज, हमें n वैल्यूज मिली हैं एब्सोल्यूट एरर की। समझ में आ रहा है? अब जब ये वैल्यूज निकल गई हैं तो हम क्या करेंगे, अब हम ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स को मीन करेंगे, यानी इनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। इन सब का एवरेज जब हम निकालेंगे सारे एब्सोल्यूट वैल्यूज का, कितने एब्सोल्यूट एरर्स आए थे, n अलग अलग वैल्यूज आई थी ना एब्सोल्यूट एरर की, क्योंकि n अलग रीडिंग्स थी, तो इन सभी का हमने जब एवरेज किया तो हमें मिलता है मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें मिलता है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि एब्सोल्यूट एरर का मीन। ये देखिए, ये जो डेल्टा ए लिखा है इसका मतलब तो होता है एब्सोल्यूट एरर। इसके ऊपर जो बार दे दिया गया है, ये बार बताता है कि ये मीन है। मीन कभी भी दिखाना हो कि एवरेज निकाला गया तो हम बार दे देते हैं एक ऊपर, तो यहां पर भी बार का मतलब है कि मीन है। किस चीज का मीन है? ये जो डेल्टा ए, डेल्टा बता रहा है कि ये एब्सोल्यूट एरर है, तो ये एब्सोल्यूट एरर का मीन है, जिसे हम लोग कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमने सारे जो टर्म्स थे हमारे, जितने एब्सोल्यूट एरर थे उनको सम किया और n से डिवाइड किया, ठीक है। ओके, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिखा है, 1/n समेशन ऑफ डेल्टा ए आई, यहां पर i होगा एक्चुअली, i इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या है, देखिए ये n यहां क्यों लिखा है 1/n, क्योंकि ये यही वाला n है जो कि ऐसे बाहर निकल गया है, और ये जो ऊपर में इतना बड़ा सा लिखा है, इसको शॉर्टकट में लिखने का मैथ्स में एक तरीका होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंबल, इसे कहा जाता है सिग्मा। आप ये सिग्मा जानते होंगे, इस तरह से सिग्मा हम बनाते हैं। एक सिग्मा ऐसे भी बनता है, ये स्मॉल सिग्मा है, ये कैपिटल सिग्मा है। तो ये जो कैपिटल सिग्मा आप देख रहे हैं, ये मैथ्स में समेशन का नोटेशन है, यानी ये बताता है कि ये जो टर्म यहां लिखा है इसको हमने बार बार ऐड किया है, बार बार सम किया है, जोड़ा है। किस तरह से जोड़ा है कि ये जो ए आई है, ये आई की वैल्यू हर बार जो जोड़ेंगे वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? 1 से लेकर के n तक जाएगी आई की वैल्यू, यानी कि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस जाते जाते कहां तक जाएगी, डेल्टा n तक जाएगी, यानी ये i की वैल्यू 1 to n तक जाएगी, और हर टर्म को हम लोग ऐड करेंगे। ये यहां पर कहा जा रहा है, इसको शॉर्ट में, इतना बड़ा ना लिखकर शॉर्ट में लिखते हैं। समेशन का यूज अक्सर होता है मैथमेटिक नोटेशन में, तो बहुत जरूरी है कि एक बार आप लोग समझ जाएं कि समेशन होता कैसे है, ठीक है। सिंपल सा अगर हम इस तरह का कोई समेशन लिखते हैं, समेशन ऑफ i where i is equal to 1 to 5, इसका मतलब क्या हुआ, i को हम लोग सम कर रहे हैं। i क्या है, इसकी वैल्यू 1 से 5 तक जाएगी। इसका मतलब है i की वैल्यू 1 का मतलब 1 प्लस i की वैल्यू फिर होगी 2, उसके बाद होगी 3, उसके बाद होगी 4, उसके बाद 5। ये 5 तक जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि ऊपर 5 लिखा है। तो इस चीज को हमने शॉर्ट में इस तरह से लिखा है। इस तरह से समेशन को लिखा जाता है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने थोड़ा समझा दिया इसको। आई होप कि कभी भी समेशन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। चलिए, ये समझ में आ गया कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में ये जो बोरी है, इसका हमें मास पता है 20 kgs, और हमने 4 बार इसे मेजर किया। 4 बार मेजर करने के बाद हमारे ये वैल्यूज आए 20.24, 20.45, 19.65 और 20.18 kgs। बार बार ये सभी वैल्यूज आई। हमें अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे। तो
इनको हम रीडिंग मान लेते हैं 1 2 3 4, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 3 4, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या हो गया, ये हमारा एक्चुअल रीडिंग है, ओके। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल्टा A1, डेल्टा N1 क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 20 माइनस 20.24। तो देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 20 माइनस 20.24 क्या होगा, माइनस 0.24। लेकिन चूंकि ये दो खड़ी पाई के बीच में है, इसीलिए इसे हम ऑलवेज पॉजिटिव मानेंगे। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.24। डज नॉट मैटर ये टर्म बड़ा है कि ये टर्म बड़ा है, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यही इस खड़ी पाई का काम है। डेल्टा A2 इज इक्वल टू 20 माइनस 20.45 विच इज इक्वल टू 0.45। उसके बाद डेल्टा A3 ये कितना होगा, 20 माइनस 19.65, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.35। और फाइनली डेल्टा A4 which is equal to 20 minus 20.18 which is equal to 0.18। तो ये हमारे पास में 4 एरर वैल्यूज आई, ओके। अब इनका हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, इन चारों को हम एवरेज कर देंगे। एवरेज करेंगे तो MAE इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा A का बार, ठीक, इज इक्वल टू 0.24 प्लस 0.45 प्लस 0.35 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 4। चलिए तो ये आती है हमारी फाइनल वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर की, विच इज 0.305। ओके, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करते हैं। चलिए, एक चीज यहां पर प्रॉब्लम क्या है अभी भी, कि सर ये 20 kg हमें पता कैसे चला? अगर हमें पता ही है कि एक्चुअल मास क्या है तो हम मेजर ही क्यों करेंगे भाई? तो हम मेजरमेंट कर ही क्यों रहे हैं अगर हमें नहीं पता है? पता है तो इसीलिए हम लोगों को एक प्रोसेस ऐसा भी खोजना पड़ेगा जहां पर हमें ये नहीं पता है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमें नहीं पता होता है ना, ये आपको किसने बताया कि ये 20 kg है? हम मेजर करेंगे तब तो पता चलेगा। तो हमें एक तरीका खोजना पड़ेगा टू फाइंड आउट, जब हमें एक्चुअल ये जो वैल्यू है ये हमें नहीं पता रहे तो क्या करेंगे। ओके, चलिए वो कैसे करेंगे। अब हमें नहीं पता इस बोरी का मास कितना है, लेकिन हमने जो n रीडिंग्स ली वो हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्चुअल वैल्यू जब पता नहीं है तो हम नकली एक्चुअल वैल्यू बनाएंगे। अगर असली एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं है तो हम एक नकली एक्चुअल वैल्यू खुद से डेवलप करेंगे। और वो कैसे होगी? वो होगा इस तरह से, एवरेज, क्योंकि बार है ऊपर में, इसका मतलब ये मीन है। मीन किस चीज का है? जितनी वैल्यूज हमने लिखी हैं, जो हमारी रीडिंग आई है, उन सबका एक एवरेज करेंगे, मीन निकालेंगे इस तरह से। देखिए वही चीज है जो हमने पिछली बार किया, उसी तरह से ये भी है, सिर्फ यहां पर डेल्टा नहीं बना हुआ है क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, जो मेजर्ड वैल्यूज हैं। अब क्या करेंगे, उसके बाद जैसे करते हैं वैसे ही ये जो नकली एक्चुअल वैल्यू है उसको हम एक्चुअल वैल्यू की जगह रख देंगे और सारी रीडिंग्स को इससे घटा देंगे मॉडुलस के अंदर। तो फिर हमें निकल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। और जब एब्सोल्यूट एरर हमें मिल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लेंगे और वहां से हमें मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज द मेथड टू फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर व्हेन वी डू नॉट नो व्हाट द एक्चुअल वैल्यू इज। ठीक है, तो हम एक नकली एक्चुअल वैल्यू बनाते हैं, उसके जरिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब जो फाइनल आता है ट्रू वैल्यू, भैया नकली एक्चुअल वैल्यू से करेंगे तो ये कैसे होगा? तो अब हमें बताना होगा कि असली वैल्यू इसकी क्या है, जो ट्रू वैल्यू निकलेगी। वो जो ट्रू वैल्यू है, असली एक्चुअल वैल्यू, नॉट नकली एक्चुअल वैल्यू, बट असली क्या होगी हम लोग डेफिनेटली तो नहीं बता सकते हैं कि एकदम श्योर इतना ही होगा, लेकिन हम एक रेंज दे सकते हैं कि जो असली एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। एक रेंज हम दे सकते हैं।
वो रेंज कुछ इस तरह का होगा, नकली एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस ये मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो असली एक्चुअल वैल्यू है इस चीज की वो कितनी होगी, वो जो हमारी नकली एक्चुअल वैल्यू है उससे या तो मीन एब्सोल्यूट एरर जितनी ज्यादा होगी या उतनी कम होगी। वो एक रेंज है, आपको एक रेंज पता चल गया। फॉर एग्जांपल अगर ये नकली एक्चुअल वैल्यू 10 आ रही है और ये 0.5 है जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो ये जो असली एक्चुअल वैल्यू है ये कितनी आ सकती है, ये आ सकती है a की वैल्यू 10.5 से 9.5 के बीच में, समझ रहे हैं? इस बीच में इस तरह से एक रेंज हम दे सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल श्योर शॉट नहीं बता सकते हैं कि असली एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक रेंज हमें पता चलता है, इस तरह का रेंज ही पूछा जाता है, यही आंसर, आपको आंसर में यही लिखना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करते हैं। सेम वही प्रॉब्लम है हमारा, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये 20 kg ही है, ये हमें नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले तो मीन निकालेंगे इन चारों वैल्यूज का। 20.24 प्लस 20.45 प्लस 19.65 प्लस 20.18, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 विच विल बी इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ रही है 20.13। दिस इज आवर नकली एक्चुअल वैल्यू, राइट? नकली एक्चुअल वैल्यू है ये। अब एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, ये नकली एक्चुअल वैल्यू से हम लोग जो मेजर्ड वैल्यू है उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करते हैं। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू 20.13 माइनस 20.24, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.11। डेल्टा A2 इज इक्वल टू 20.13 माइनस 20.45 विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.32। डेल्टा A3 इज इक्वल टू 20.13 माइनस 19.65 विच इज इक्वल टू 0.48, और डेल्टा A4 इज इक्वल टू 20.13 माइनस 20.18 विच इज इक्वल टू 0.05। ये हमारी चार वैल्यूज आई हमारी एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। वो कैसे निकलेगा, हम लोग एब्सोल्यूट एरर्स का मीन कर देंगे। जब हम मीन निकालेंगे तो क्या होगा, 0.11 प्लस 0.32 प्लस 0.48 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 4। ये करेंगे डिवाइडेड बाई 4 तो आंसर आएगा 0.24। ये हमारा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमें ये नकली एब्सोल्यूट वैल्यू भी पता है, नकली एक्चुअल वैल्यू, और हमें पता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो ट्रू वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो ट्रू वैल्यू आएगी a, इट विल बी इक्वल टू a बार प्लस माइनस डेल्टा a बार। ठीक है, यानी कि नकली एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कितना होगा 20.13 प्लस माइनस 0.24। सो दिस इज द ट्रू वैल्यू। ठीक, ये वैल्यू कहने का मतलब है कि जो असली एक्चुअल वैल्यू है वो 20.13 से 0.24 ज्यादा से लेकर 0.24 कम तक कहीं भी कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। हमने एक रेंज दे दिया कि इस रेंज में ही होगी। तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी जो हमने पिछले ये में जाना था, 20 kg। तो देखिए 20 kg भी इसी रेंज में आता है। 20 जो इससे 0.24 कम भी रहा है वो भी रेंज के अंदर है। तो हमें इस वैल्यू से 0.13 अगर भी कम है तो वो वैल्यू आ जाएगी 20, विच इज इन दिस रेंज। फाइन, चलिए अब हम लोग रिलेटिव और परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ते हैं। रिलेटिव या परसेंटेज एरर क्या है, एक ही चीज है, दोनों को थोड़े डिफरेंट तरीके से लिखते हैं तो वो रिलेटिव बन जाता है, कभी परसेंटेज बन जाता है। रिलेटिव एरर का मतलब है जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, ये वाला डेल्टा ए बार, उसको डिवाइड कर देंगे किस चीज से, नकली एक्चुअल वैल्यू जो हमने निकाली थी उससे।
दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव एरर। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज एरर बन जाएगा, यानी वो परसेंट में आ जाएगी वैल्यू। कोई भी नंबर परसेंट में कैसे करते हैं आपको पता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बगल में एक परसेंट लिख देते हैं, तो वो परसेंटेज बन गया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, इंटू 100% हमें मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए कुछ देखते हैं। अगर यहाँ पर हमें दिया हुआ है नकली एक्चुअल वैल्यू 20.13 और मीन एब्सोल्यूट एरर 0.24 जो हमने फाइंड आउट किया। अब हम रिलेटिव एरर निकालेंगे कैसे, बहुत ईजी है। रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, रिलेटिव एरर हम निकालेंगे बाई डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए बार। ठीक, तो क्या होगा 0.24 डिवाइडेड बाई 20.13 विच विल बी इक्वल टू 0.119। ये रिलेटिव एरर है, 11922, चलिए लिख देते हैं इसे। ये हो गया रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर का मतलब है कि हम इसमें क्या करेंगे, इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये दो डेसिमल दो प्लेसेस इधर जाएगा, यानी ये 11.922%, यानी इतने परसेंट का एरर है इसमें, 11% का एरर है। ठीक, ये हमें समझ में आता है परसेंटेज एरर से। और ट्रू वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, जब हम परसेंटेज एरर में किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक ट्रू वैल्यू हम लोग लिखते हैं कैसे, नकली एक्चुअल वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, या तो मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखेंगे या फिर हम लोग उसको परसेंटेज एरर के टर्म में भी लिख सकते हैं। यानी ट्रू वैल्यू हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नकली जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है यानी कि 20.13 प्लस माइनस 11.92%, इस तरह हम लोग परसेंट में भी लिख सकते हैं इस चीज को जो हमारा ट्रू वैल्यू है। ओके, ये समझ में आ गया, बहुत इजी स्टफ है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। चलिए एक सवाल करते हैं समझने के लिए। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर टेकन। ये ऑब्जर्वेशन देखे गए, स्टॉप वॉच से मेजर किया गया, इतने 1.29, 1.28, 1.29, 1.31, 1.28, 1.27, ये सारी मेजरमेंट्स हमारी आई। ओके, आई गेस यहां पर कुछ मिस्टेक है, ये 1.30 होगा। तो ये सारी मेजरमेंट्स हमारी आती हैं। ओके, फाइंड, पहले तो मोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड क्या है, ये खोजना है कि सबसे एक्यूरेट टाइम पीरियड क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, और ट्रू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज एरर हमें पता लगाना है। ओके, तो मोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड हम किसे कहेंगे, वही जो नकली एक्चुअल वैल्यू हम कह रहे हैं, क्योंकि असली तो पता है नहीं। नकली एक्चुअल वैल्यू कैसे पता लगेगी, चलिए शुरू करते हैं। ए बार is equal to 1.29 plus 1.28 plus 1.29 plus 1.31 plus 1.28 plus 1.27 plus 1.29 plus 1.30 डिवाइडेड बाय कितने सारे टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास जो मीन आ रहा है वो है 1.28875। ये हमारा नकली एक्चुअल वैल्यू है 1.28875 सेकेंड। ओके, अब हमसे पूछा गया है कि एब्सोल्यूट एरर्स क्या क्या होंगी, चलिए फाइंड आउट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर पहला वाला क्या होगा, इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये इजी होगा कैलकुलेट करने में, अगर हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 1.29 सेकेंड। ठीक है, अब ये 1.29 सेकेंड है, तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। यहां पर 0, डेल्टा A2 होगा 0.01, डेल्टा A3 वुड बी 0. ओके, इट इज 0, तो 0 ही होगा। डेल्टा A4 इज इक्वल टू 0.02,
डेल्टा A5 इज इक्वल टू 0.01, डेल्टा A6 इज इक्वल टू 0.02, डेल्टा A7 इज इक्वल टू 0 और डेल्टा A8 इक्वल टू 0.01। ये हमारी वैल्यूज मिलती हैं हमें एब्सोल्यूट एरर की। अब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, इन सभी का मीन निकालेंगे, क्या होगा, MAE इज इक्वल टू, जीरो वाले टर्म्स को मैं लिख नहीं रहा हूं, अच्छा लिख देता हूं, ये ज्यादा क्लियर रहेगा, 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, तो ये डिवाइडेड बाई 8। चलिए इसको ऐड अप करते हैं, कितना होगा, 1 3 4 5 6 7 यानी 0.07 डिवाइडेड बाई 8 विच विल बी इक्वल टू 0.00875। ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया। ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर हमें पता चल गया। अब हमें रिलेटिव एरर खोजना है। रिलेटिव एरर क्या होगा, जो रिलेटिव एरर है RE विच वुड बी इक्वल टू MAE डिवाइडेड बाई A बार। तो 0.00875 डिवाइडेड बाई 1.29, क्या होगी इसकी वैल्यू, 0.00875 डिवाइडेड बाई 1.29 विच वुड बी इक्वल टू 0.006744। ये हो गया रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर क्या होगा, ये F होगा। परसेंटेज एरर क्या होगा, हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6744%। ओके, और फाइनली अब हमें ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ट्रू वैल्यू जो होगी A, इसको दो तरीका से हम लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे पहले तो ये जो है नकली जो हमें मिला है 1.29 प्लस माइनस हम लिखेंगे MAE प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर 0.00875, या फिर दूसरा तरीका है जो परसेंटेज एरर के टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी हम लिखेंगे 1.29 प्लस माइनस 0.6744%। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जहां तक हम पहुंचे इतनी सारी कैलकुलेशन करके। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मेजर्ड एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर टेकन। ये इतनी ऑब्जर्वेशन हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को मेजर किया गया, जो आपने शायद पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेस में भी, और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे हमारे नीट के सिलेबस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इतने सारे वैल्यूज हमें मिलते हैं, तो हमें पता करना है वही मोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड। मोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड का मतलब है एक्चुअली नॉट टाइम पीरियड, मोस्ट एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोस्ट एक्यूरेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट एरर, MAE, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं। नकली एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, वही है हमारा पहला क्वेश्चन, वो होगी 1.44 प्लस 1.55 प्लस 1.53 प्लस 1.46 प्लस 1.54 प्लस 1.52। इसे हम डिवाइड करेंगे किस चीज से, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर होगा 1.5066। ओके, इसको हम लोग चूंकि इसको राउंड ऑफ अगर करते हैं
तो ये कितना आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर करें तो ये y1.51 आ जाएगा। तो हम इसको लेते हैं एक एवरेज। ठीक है, ये हमारी नकली एक्चुअल वैल्यू है। पहला आंसर मिल गया। दूसरा है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा A1 इज इक्वल टू 0.07, डेल्टा A2 इज इक्वल टू 0.04, डेल्टा A3 इज इक्वल टू 0.02, डेल्टा A4 इज इक्वल टू 0.05, डेल्टा A5 इज इक्वल टू 0.03 और डेल्टा A6 इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मिल गई, ये हमें एब्सोल्यूट एरर मिल गया। अब MAE निकालना है, तो MAE यानी डेल्टा A बार, ये कैसे निकलेगा, इन सभी एब्सोल्यूट एरर को हम लोग एवरेज करेंगे। तो चलिए करते हैं, 0.07 प्लस 0.04 प्लस 0.02 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 6 क्या आएगा, विच वुड बी इक्वल टू 0.03667। कहीं पर तो खत्म करना है तो उसे हम 7 लिख देंगे। ओके, ये आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है। इसको हम थोड़ा सा और राउंड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसे थोड़ा छोटा करके 0.0367 भी लिख सकते हैं, चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटा वैल्यू है। डज नॉट मैटर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग रिलेटिव एरर कितना होगा, RE इट विल बी इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई जो नकली एक्चुअल वैल्यू हमें मिली है, विच इज 0.0367 डिवाइडेड बाई 1.51। 0.0367 डिवाइडेड बाई 1.51, तो ये हो जाएगा 0.0243। फाइन, अब परसेंटेज एरर निकालेंगे तो क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 डेसिमल इधर जाएगा तो क्या होगा 2.43%। यानी जो एरर आ रही है वैल्यूज में वो 2.43% है, यानी उसके आसपास है जो हमारी एक्चुअल वैल्यू निकली है उससे। यानी कि हर एक ये जो नकली एक्चुअल वैल्यू है इससे ये सारी जो वैल्यूज हमारी निकली हैं वो 2.43 के आसपास हैं। चलिए ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यूज और जो भी MAE का कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्लियर हो गया। रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ कि अगर कुछ मेजरमेंट हैं जो एरर है जिनमें, इनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे ऐड। उसके लिए हम लोग ये करेंगे, हमें समझना होगा कि जब 2 वैल्यूज को ऐड करते हैं तो उनके पास का एरर भी ऐड हो जाता है, और जब 2 वैल्यूज को घटाते हैं तब भी उनका एरर ऐड हो जाता है। एरर हमेशा ऐड होगा, ठीक। द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ 2 वैल्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। यानी कि सम हो या डिफरेंस हो, एरर का हमेशा सम ही होगा। यहां पर z इज इक्वल टू a प्लस बी, ये हमारा इक्वेशन है। 2 वैल्यूज हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ एरर है, तो z की वैल्यू क्या होगी, a और b को जोड़ देंगे, फाइन। लेकिन z में भी कुछ एरर पार्ट होगा। ये एरर पार्ट कितना होगा, ये इन दोनों का एरर पार्ट का सम होगा। घटाएंगे जब तब भी सेम यही चीज होगा कि ये z जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को सिंपली घटा देंगे। लेकिन z का जो एरर पार्ट है ये इन दोनों के एरर पार्ट का सम होगा ऑलवेज। अब जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में यह होता है कि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं इन दोनों का तो जो वैल्यू होगी z की वो क्या होगी, दोनों का प्रोडक्ट। लेकिन z का जो एरर पार्ट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का
जो रिलेटिव एरर है उसका सम होगा, एरर का सम नहीं, रिलेटिव एरर का सम, लाइक दिस। ठीक है, डिवीजन में भी सेम यही होता है। अगर डिवाइड करेंगे दो नंबर्स को तो उसका जो z का जो एरर पार्ट होगा वो रिलेटिव एरर का सम होगा। यहां पर भी सम, यहां पर भी सम, तो ये सेम चीज है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर के साथ जो हरकत होगी वो सेम होगी, यानी एरर को ऐड किया जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों में। और जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर को सम किया जाएगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में। ठीक है, पावर जब रहेगा, अगर किसी ये का पावर है तो क्या होगा, पावर की वजह से जो एरर पार्ट होगा, इस तरह से ये जो z जो हमारा रिजल्ट है फाइनल, उसका जो रिलेटिव एरर होगा वो हमारे इस वाले पार्ट के रिलेटिव एरर का n टाइम्स होगा, अगर n की पावर है तो। आप लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। अब मान लीजिए इस तरह से मिक्स है, मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, पावर भी है, तो क्या करेंगे, तो अच्छा यहां पर रिलेटिव एरर है, याद रखिए। यहां पर जो हमने देखा, जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन में भी गए तो वहां पर भी रिलेटिव एरर था, यानी कि रिलेटिव एरर ऑफ z वो क्या होगा, सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ a एंड b। वही चीज पावर में भी होगी कि पावर में रिलेटिव एरर ऑफ z जो होगी वो इसके रिलेटिव एरर का n टाइम्स, क्योंकि n की पावर थी। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अगर ये दो चीजें a और b सबकी पावर है a b c की, और ये दोनों डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है और c जो है वो डिवाइड में है, लेकिन रिलेटिव एरर जब निकालेंगे z का तो उसमें क्या होगा, ये तीनों की रिलेटिव एरर का सम होगा मल्टीप्लाइड बाई जितने का पावर था उतने से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल, इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा टू फाइंड आउट द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स। ठीक है, चलिए, द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज रिकॉर्डेड एज, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी विथ एरर लिमिट्स। अब हमें निकालना क्या है कि हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, तो हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, घटाने के बाद जो मिलेगा वो होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी डेल्टा वी की क्या आएगी, पहले तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अगर मैं ऐसे डेल्टा वी लिखता हूं तो कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। तो मैं इसे लिखता हूं कैपिटल वी। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। तो फाइनल जो वैल्यू होगी, सिर्फ मैं वैल्यू लिखूंगा 78.2 माइनस 40.7, क्या होगा, 27.5 होगी उसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में। ऑफ कोर्स ये हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन एरर पार्ट इसमें नहीं है। एरर पार्ट को भी हमें लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू दोनों के एरर पार्ट का सम होगा, राइट। तो यहां पर चूंकि यहां पे प्लस माइनस लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग दोनों पार्ट का सम करेंगे। 0.2 प्लस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.5। ये हमारा एरर पार्ट है। अब जो फाइनल वैल्यू होगी, यानी कि ये v की वैल्यू एक्चुअली क्या होगी, जो हम लोग निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी विथ एरर लिमिट, वो होगी v प्लस माइनस डेल्टा v, यानी 27.5 प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये होगा आंसर। ठीक है, अब ये प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एरर को इसी तरह लिखा जाता है कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यहां पर भी उसी तरह से लिखा हुआ था, बट एरर पार्ट को हमने क्या किया, ऐड किया। ओके, जबकि यहां पे सब्ट्रैक्शन था, यहां पर प्लस माइनस था। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि जोड़ा या घटाया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरर को ऐड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है तो रिलेटिव एरर को ऐड करेंगे, दैट्स इट। चलिए, अगला सवाल है कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, जेड इज इक्वल टू ए बी, वेयर ए इज इक्वल टू
दिस, b इज इक्वल टू दिस। वैल्यूज दी हुई है, फाइंड आउट एक्स वाई जेड, फाइंड आउट ऑफ एक्स वाई जेड हैज द हाइएस्ट परसेंटेज। किनका परसेंटेज एरर ज्यादा होगा इन तीनों में से? फाइन। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, और रिलेटिव एरर चलिए निकालते हैं। पहले इससे शुरू करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस बी। पहले x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 8 प्लस 6, ठीक है, जो कि हो गई 14, ठीक है। अब x की एरर वैल्यू क्या होगी? क्योंकि मल्टीप्लाई ऐड किया जा रहा है ना, डेल्टा x इक्वल टू 0.09 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.14। ये हो गया एरर वैल्यू। तो अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ऑफ x कितना होगा? डेल्टा x बाई x विच इज इक्वल टू 0.14 डिवाइडेड बाई 14 विच इज इक्वल टू 0.1। ये हो गया रिलेटिव एरर। अब हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। इसी को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे कुछ इस तरह से, 10%। हमें अलग से रिलेटिव एरर लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज एरर इसी को हम लोग 10% लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया x। अब आइए y पर आते हैं। y इज इक्वल टू a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब है 8 माइनस 6, यानी कि ये वैल्यू होगी 2, ठीक है। डेल्टा y कितना होगा? डेल्टा y हमें पता है, क्योंकि डेल्टा x के सेम ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यहां पर भी एडिशन ही होगी, तो ये हो जाएगा 0.14। अब जो रिलेटिव वैल्यू इसकी आएगी, यानी डेल्टा y डिवाइडेड बाई y, वो कितनी होगी? 0.14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.07। ये हो गया रिलेटिव वैल्यू। तो अब इसको परसेंटेज एरर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7%। तो यहां पर 10%, यहां पर 7%। रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर डिफरेंट आया। अब फाइनली हम लोग फाइंड आउट करेंगे z। z की वैल्यू है ab। ab का मतलब क्या है? 8 इंटू 6 यानी 48, ठीक है। डेल्टा z कितना होगा? डेल्टा z हमें नहीं पता चलेगा, हमें पता चलेगा डेल्टा z बाई z, यानी रिलेटिव एरर। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में अगर रहेगा 2 नंबर तो हम क्या करते हैं? हम लोग दोनों का रिलेटिव एरर सम करते हैं, यानी z का जो रिलेटिव एरर है विच विल बी इक्वल टू द रिलेटिव एरर ऑफ a एंड b। ओके, तो a एंड b का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b विच विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे अब? ये डेल्टा a बाई a का मतलब है ये 0.09 बाई 8 प्लस 0.05 बाई 6, ठीक है। अब इसको सम करने पर कितना आएगा? इट विल बी इक्वल टू 0.01125 प्लस विच विल बी इक्वल टू 0.00833। अब इन दोनों को सम करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.0195। इसको एक काम करते हैं, 0.0196 लिख सकते हैं। तो अब इसको परसेंटेज एरर में कैसे लिखेंगे? 2 अगर इसको घसका देंगे तो ये हो जाएगा 1.96%। तो हमारे पास में ये 10%, 7% और 1.96%, हमें 3 परसेंटेज एरर मिल गए। तो इसमें हमने क्या पूछा था? हाईएस्ट परसेंटेज एरर किसका है? तो हाईएस्ट परसेंटेज एरर है x का। हाईएस्ट परसेंटेज एरर किसका हो गया? x का, क्योंकि ये 10% है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एरर। चलिए एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ अ क्यूब हुज साइड आर 2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ये एक साइड दिया हुआ है, अब इसका वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। चलिए पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होगी? a क्यूब, a का मतलब है अगर हम एक साइड को a मानते हैं तो a क्यूब
ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 के क्यूब मतलब 8, तो ये हो गया 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये तो निकल गया। अब एरर निकालते हैं वॉल्यूम में क्या है। वॉल्यूम में जो एरर होगी वो होगा v डेल्टा v डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा a बाई a। ये 3 क्यों आया, क्योंकि a का पावर 3 है, जब भी पावर में रहेगा तो उस चीज को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो चलिए करते हैं। थ्री इंटू ये जो कितनी है वैल्यू 0.02 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 2, यानी ये हो जाएगा 0.03। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये है रिलेटिव एरर। अब ये v को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डेल्टा v, हमें तो एरर चाहिए 0.03 v, और v की वैल्यू हमें पता है 8, तो यहां से आ जाएगा 0.03 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 0.24। ठीक है, ये आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर में ही होगा ये ऑफ कोर्स। ये आ गया एरर। तो हमसे क्या पूछा गया है कि हमें फाइंड द वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम निकालना है तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा v प्लस डेल्टा v विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा v विच इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.24 cubic centimeter. This would be the final volume of the cube with error margin. ओके, इसी तरह से हम लोग सरफेस एरिया भी निकालेंगे। चलिए सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया कैपिटल A इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, पता है हमें ये चीज। ओके, तो 6a स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगी 6 इंटू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर था, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये इतना क्लियर है। अब हम लोग डेल्टा a डिवाइडेड बाई a अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 को हम इग्नोर कर देंगे, ये पावर में 2 है मल्टीप्लाइड बाई 0.02। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा दिया जाए, डेल्टा a बाई a। ये समझ में आया कैसे हुआ। ठीक इसी तरह से जहां इस तरह हमने लिखा था वही तरह हमने यहां पर लिखा। अब इस चीज को, इसकी वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये घूम फिर के कितना आएगा 0.02, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें रिलेटिव वैल्यू मिल गई, वहां से हम निकालेंगे एरर विच विल बी इक्वल टू 0.02a, और a की वैल्यू कितनी है 24, तो यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 0.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये होगी हमारी एरर की वैल्यू। तो अभी जिसे ऐड करेंगे तो क्या होगा a प्लस माइनस डेल्टा a इज इक्वल टू 24 प्लस 0.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया सरफेस एरिया की वैल्यू और ये हो गया वॉल्यूम की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। समझ में आया? आई होप कि बहुत इजी लग रहा होगा आप लोगों को, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L इज हीटेड फ्रॉम θ1 टू θ2, एक कॉपर वायर को हमने हीट किया, टेम्परेचर था θ1, उसको बढ़ा करके हमने हीट करके कर दिया θ2। ठीक है, इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 3%, और लेंथ बढ़ती है 3% अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 5L मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल व्हेन हीटेड फ्रॉम θ1 टू θ2। अगर इसी मटेरियल से एक बनाया जाए क्यूब तो उसका चेंज इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होगा अगर एक लेंथ की साइड होती है 5L। ओके, चलिए पहले यहां पर देखते हैं हम लोग कि जब θ1 टू θ2 करते हैं तो L बढ़ता है, हम उसको एरर की तरह मान सकते हैं कि ये 3% जो है ये एक तरह से एक परसेंटेज एरर है। ओके, परसेंटेज एरर जब समझते हैं इसको तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा L बाई L इज इक्वल टू 0.03। यही है ना,
रिलेटिव एरर 0.03, परसेंटेज एरर 3%, एक ही बात है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज़ हमें पता है। और जो पता है तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अगर हमें लेंथ का साइड दिया हुआ है 5L, यानी कि A इज इक्वल टू, अगर हमें पता है A इज इक्वल टू 5L, ये चीज़ हमें पता है। तो अब सरफेस एरिया से तो हमें क्या पूछा गया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। चलिए सरफेस एरिया से शुरू करते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6A स्क्वायर, तो 6 इंटू 5L का होल स्क्वायर, क्योंकि A इक्वल टू 5L है, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 25L स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, ये क्या होगा 150L स्क्वायर। ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। ओके, L की वैल्यू नहीं दी हुई है, कोई चिंता नहीं है। हम लोग अब निकालते हैं इसका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा, ये पावर में है इसीलिए 2 इंटू डेल्टा L बाई L, ठीक है। जो ऊपर पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये डेल्टा L बाई L की वैल्यू हमें पता है 0.03, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.06, यानी ये कितना परसेंट हुआ 6%। तो 6% क्या है, परसेंटेज चेंज इन एरिया व्हेन, जब हम क्यूब को θ1 से θ2 टेम्परेचर पर हीट करते हैं। ओके, सेम अब वॉल्यूम के लिए करेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू A क्यूब इज इक्वल टू 5L का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू 125L क्यूब। तो डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 3 डेल्टा L बाई L, ठीक है। अब ये डेल्टा L बाई L की वैल्यू हमें पता है 0.03%, तो क्या हो जाएगा ये 0.09, और 9 का मतलब है परसेंटेज एरर कितना आएगा 9%। तो चेंज इन वॉल्यूम 9%, यानी कि θ1 से अगर कोई कॉपर वायर है जिसको हमने θ1 से θ2 टेम्परेचर पर हीट किया, तो उससे अगर चेंज इन लेंथ 3% का आया, तो चेंज इन एरिया, अगर हम एक बनाते हैं क्यूब, उससे चेंज इन एरिया कितना आएगा, सेम मटेरियल का अगर बनाया जाए और सेम टेम्परेचर तक उसको हीट किया जाए तो 6% का, और चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा 9% का। देखिए अगर ये 5L की जगह कुछ और रहता, 6L रहता, 7N रहता, सिर्फ L रहता, तब भी जो चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन एरिया है, परसेंटेज चेंज, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि ये जो भी कोफिशिएंट है ये बाहर रह जा रहा है, और सिर्फ एरर को हम लोग यहां पर काउंट कर रहे हैं जो रिलेटिव एरर है, एंड दैट्स वाई ये सेम रहेगा। ये वैल्यू, ये रिलेशन में ये 5 की जगह कोई भी नंबर रहे, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। चलिए फाइनल हमारा आज का टॉपिक है वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, एक स्केल है हमारे पास में, इससे हम सबसे छोटा यूनिट क्या मेजर कर सकते हैं, कितना सबसे छोटा वैल्यू क्या मेजर कर सकते हैं। सबसे छोटा वैल्यू होगा जो कि स्केल के सबसे छोटी जो ग्रेजुएशन होंगी, दो लकीरों के बीच की जो डिस्टेंस होगी सबसे छोटी, उसमें कोई कहे कि उस बीच में हाफ, उसके भी हाफ को हमको मेजर करना है, क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीका, एक बहुत जीनियस तरीका खोजा गया उसके लिए, और वो चीज है ये स्लाइड कैलिपर, वर्नियर स्केल। हम दो स्केल्स का यूज करेंगे एक की जगह। ये एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सॉल्यूशन है इस चीज को करने का, कि हम लोग बहुत सिंपल है, जो नॉर्मल स्केल होता है वो है, उसके साथ एक छोटा सा स्केल हमने जोड़ दिया। ये जो स्केल है यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है इतना, ये जो पार्ट है ये अनमूवेबल है, ये एक फिक्स पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये पार्ट मूवेबल है, यानी ये इस स्केल पर स्लाइड करता है, दैट्स वाई इसको स्लाइड कैलिपर भी कहते हैं। तो ये जब स्लाइड करता है इस पर, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने इसको पीछे टाना, कोई ऑब्जेक्ट रखा और फिर इसको आगे सटा दिया, तो ये जो मूविंग पार्ट है इसमें कुछ स्केल, कुछ ग्रेजुएशंस, कुछ मार्किंग्स बने होते हैं, और ये जो फिक्स पार्ट है इसमें भी कुछ रहता है मार्किंग। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग कहीं ज्यादा डिटेल में, कहीं ज्यादा प्रिसीजन के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे यहां पर हम लोग सबसे छोटा जो होगा ये मिलीमीटर स्केल है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10 ग्रेजुएशन है, यानी कि सबसे छोटा यूनिट जो हम यहाँ मेजर कर सकते हैं वो 1 mm है। लेकिन
सिर्फ ये एक छोटी सी स्केल यहाँ लगा देने से मूविंग पार्ट पे हम लोग अब कितना मेजर कर सकते हैं आपको पता है? इसमें मेजरमेंट होती है 0.1 mm तक की। इतनी छोटी मार्किंग है भी नहीं यहाँ पर, लेकिन हम लोग कर सकते हैं 0.1 mm की एक्यूरेसी तक की मेजरमेंट, और यही कमाल है वर्नियर स्केल का। सेम चीज थोड़े दूसरे मैकेनिज्म में होती है जिसको यहाँ पर माइक्रोमीटर कहा जाता है। यह है वर्नियर स्केल और यह है माइक्रोमीटर। स्क्रू गेज भी कहा जाता है, माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है। अब ये होता कैसा है चलिए देखते हैं। ये मेन स्केल है और इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। MS और VS याद रखिएगा। मेन स्केल का मतलब है जो फिक्स लंबी वाली स्केल है, और जो मूविंग पार्ट में छोटी सी स्केल है वो वर्नियर स्केल है। यहां पर हम देखते हैं कि वर्नियर जो मेन स्केल है, चलिए वो मिलीमीटर में है और ये 1-1 मिलीमीटर यहां पर करके दिया हुआ है। सबसे छोटा जो मेजरमेंट है वो 1 मिलीमीटर का है, देख सकते हैं जैसा आप यहां पर। और यहां पर कुछ ये कितने मिलीमीटर है, यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है कि ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, कोई यूनिट नहीं लिखा रहता है। सिर्फ यहां पे 10 मार्किंग्स हैं, इतना हमें पता है कि 10 मार्किंग्स हैं। अब कैसे मेजरमेंट करते हैं देखिए। पहले निकालते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि हमें पता करना है कि सबसे छोटा कितना मेजरमेंट हम कर सकते हैं वर्नियर स्केल के हेल्प से। इसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। पहले ये फाइंड आउट करना पड़ता है। जब तक ये फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम लोग इससे कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे, मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे हम लोग वर्नियर स्केल से। लीस्ट काउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, MSD माइनस VSD। इसका मतलब है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर X MSD इज इक्वल टू Y VSD हो, यानी कि ये वर्नियर स्केल के X मार्किंग्स वर्नियर स्केल के Y मार्किंग्स मेन स्केल के X मार्किंग्स के साथ मैच कर जाती है, तो फिर इसका मतलब है लीस्ट काउंट को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए बहुत सिंपल है। यहां पर आपको देखना है मेन स्केल डिवीजन कितना है, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन यहां पर कितने मैच हुए, इसके 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के। ये कितने के साथ मैच हुए हैं, मेन स्केल के 9 डिविजन्स के साथ मैच हुए हैं, देख लीजिए यहां पर। ओके, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। मेन स्केल के 9 डिविजन्स वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के साथ मैच करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग ये लिख सकते हैं VSD कितनी होगी पता लग जाएगा। VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD। ये पता लग जाएगा ना कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 0.9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। अब हमें क्या करना है, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, MSD माइनस VSD। यानी कि MSD यहां पर MSD तो है, चलिए MSD माइनस VSD, और VSD की वैल्यू हमें क्या पता है 9/10 MSD। 9/10 MSD, इन दोनों को जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1/10 MSD। अच्छा, ये MSD जो है मेन स्केल डिवीजन, ये कितनी है, हमें पता है कि मेन स्केल की एक डिवीजन 1 mm की है, तो यानी ये 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.1 mm। ये है लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट LC हम इसे लिखेंगे। लीस्ट काउंट है 0.1। लीस्ट काउंट कहा जाता है किस चीज को, जो सबसे छोटा आप यूनिट मेजर कर सकते हैं, सबसे छोटा मेजरमेंट जो आप कर सकते हैं उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। वो कैसे पता लगता है, आपको बस MSD से VSD को घटा देना है। तो उसके लिए MSD आपको तो पता ही रहता है, हर स्केल पर लिखा रहता है कि उसमें सबसे छोटा यूनिट कितना मेजर होगा, यही आप ये देख करके बता सकते हैं। लेकिन आपको VSD नहीं पता है। VSD कैसे पता चलेगी कि एक सबसे छोटा वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप मैच कराएंगे कि वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन के साथ मैच कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। वहां से आप एक रिलेशन खोज सकते हैं VSD और MSD का, और इन रिलेशन को
आप जब सॉल्व करते हैं तो VSD की वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो आप लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि x MSD इज इक्वल टू y VSD है, तो इसलिए लीस्ट काउंट होगा y माइनस x बाई y MSD। अब ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ये फॉर्मूला याद करना x कौन सा है y कौन सा है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर आपको सीधी सादी मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आपको लीस्ट काउंट निकालना है तो उसके लिए MSD VSD दो चीज़ें सिर्फ चाहिए। MSD आपको ऑलरेडी पता है, VSD आपको पता करना है। कैसे पता करेंगे? आप मैच करके देखेंगे कि कितने MSD कितने VSD के साथ मैच कर रहे हैं। एक इक्वेशन मिल जाएगा, वहाँ से VSD निकाल लेंगे, VSD निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, लिस्ट काउंट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं, यानी हम कुछ मेजर कर रहे हैं वर्नियर स्केल पे, तो रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग का तरीका होता है MSR प्लस VSR इंटू LC। ये क्या है भाई? इसका मतलब है MSR का मतलब हुआ मेन स्केल रीडिंग और VSR का मतलब हुआ वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या होता है, ये जो वर्नियर स्केल है इसका ये 0 पॉइंट जिस मेन स्केल के जिस डिवीजन को जस्ट क्रॉस करेगा, जो आखिरी मेन स्केल का डिवीजन है जिसको वर्नियर स्केल ने जस्ट क्रॉस किया है, वो होगी MSR मेन स्केल की रीडिंग। जैसे यहां पर ये रीडिंग होगी 17, ठीक है, प्लस VSR क्या है? वर्नियर स्केल की जो रीडिंग मेन स्केल के साथ बिल्कुल मैच कर जाए, बिल्कुल अलाइन हो जाए। इस पोजीशन में वर्नियर स्केल की जो वाली रीडिंग मेन स्केल के साथ बिल्कुल अलाइन हो जाए। अगर एक भी है जो बिल्कुल अलाइन नहीं हुई है तो सबसे करीब कौन है अलाइन होने के, उसको हम देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 6 वाली जो है वो हो रही है, तो VSR जो होगा वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी 6। समझे? मेन स्केल में 0 को जो क्रॉस करे वो, और वर्नियर स्केल में क्या है, जो मैच कर जाए मेन स्केल के साथ, इनटू LC। ठीक है, LC है 0.1 मिलीमीटर में सब कुछ, तो हमारी रीडिंग क्या होगी 17.6। 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 6 होगा 0.6, और 17.6 के साथ ऐड करेंगे तो 17.6 mm। देखिए नॉर्मल स्केल में अगर सिर्फ ये स्केल रहता तो हम लोग 17 mm मेजर करते या 18 mm मेजर करते, लेकिन एक छोटी सी स्केल ऐड करके हम लोग इतना एग्जैक्ट अमाउंट मेजर कर सकते हैं 17.6 mm। ओके, तो ये कैसे हुआ समझ में आया? चलिए माइक्रोमीटर में भी क्या होता है, सिमिलरली कुछ होता है। माइक्रोमीटर में ये जो लीनियर स्केल होती है एक सर्कुलर स्केल होता है, यानी कि इसको घुमाया जाता है। जब इसको घुमाते हैं तो ये पूरा पार्ट जो है ये आगे या पीछे जाता है, तो ये लीनियर स्केल इसके पीछे अंदर छुपा हुआ है, तो जितना घुमाएंगे ये बाहर जाएगा तो लीनियर स्केल उतना ज़्यादा दिखेगा हमें। ओके, और इसको भी घुमा के किया जाता है ज़्यादा प्रिसीजन के लिए। बड़ा मज़ा आता था, हम लोग अपने लैब में ऐसे घुमाते रहते थे इसको, तो हमारे प्रोफेसर्स बहुत गुस्सा करते थे कि भाई ऐसा मत करो, बहुत महंगी चीज़ है, ख़राब हो जाएगी। तो ये लीनियर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। जो लंबी सी स्केल है वो लीनियर है, और ये जो ऐसे घुमा रहे हैं वो सर्कुलर है। इसमें एक टर्म आता है पिच। पिच का मतलब होता है कि हम जब सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन घुमाएंगे 360 डिग्री, तो लीनियर स्केल में कितना चेंज आएगा, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है सर्कुलर स्केल का, ये कितना घसकेगा, कितना घसक रहा है एक बार पूरा घुमाने पर, इसे कहते हैं पिच। लीस्ट काउंट क्या है? पिच को हम लोग डिवाइड कर देंगे सर्कुलर स्केल पर कितने ज़्यादा मार्किंग्स हैं, कितने सारे ग्रेजुएशंस बने हुए हैं, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट पता चल गया तो रीडिंग कैसे लेंगे? लीनियर स्केल की रीडिंग, यानी लीनियर स्केल में जितने डिविजन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो छुपे हुए हैं अंदर, उतना इनटू इस लाइन के साथ में, इस लंबी लाइन के साथ में जो भी मैच करेगा सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू LC। जैसे यहां पर मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए ये 10 है, 11, 12 हमें दिख रहे हैं लीनियर स्केल के 12 रीडिंग्स, और ये CSR है 5, ये 5 मैच कर रहा है, समझ लीजिए ऑलमोस्ट यही मैच कर रहा है। और मान लीजिए LC सपोज कि 0.1 है, तो रीडिंग क्या हो जाएगी 12.5। ठीक है, चलिए फाइनली प्रॉब्लम करते हैं। इफ वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ 1 मिलीमीटर एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 18 MSD, फाइंड द लीस्ट काउंट। देखिए MSD पता है हमें, मेन स्केल डिवीजन कितना है, व्हाट इज MSD? MSD इज इक्वल टू 1
मिलीमीटर। और एक चीज कह रहा है कि 20 VSD इज इक्वल टू 18 MSD। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 18 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, VSD फिर यहां से निकाल लेंगे। VSD इज इक्वल टू 18/20 MSD। इतना समझ में आया? ये एक्चुअली 9/10 है, 9/10 या फिर 0.9 इसे हम लिख सकते हैं। ये क्लियर है कैसे हो रहा है? अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा 9/10। 9/10 इज इक्वल, इसका मतलब होगा 0.9 MSD। ये हो गया हमारा वैल्यू एक VSD का। अब हम लोग लीस्ट काउंट अगर फाइंड करेंगे, LC। LC का मतलब क्या होता है? MSD माइनस VSD। ठीक है, अच्छा इसको 0.9 mm भी लिख सकते हैं, लिख सकता है ना, क्योंकि MSD इज इक्वल टू 1 mm, तो 0.9 mm इसको लिखा जा सकता है। तो MSD कितनी होगी? 1 mm माइनस VSD होगी 0.9 mm। आंसर वुड बी 0.1 mm। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आंसर। लीस्ट काउंट पूछा गया था, लीस्ट काउंट है 0.1 mm। इजी पीजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ MSD इज इक्वल टू x एंड pth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद p प्लस nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। MSD कितना है? और यहां पे भी लीस्ट काउंट ही पूछा गया है। MSD इज इक्वल टू x और पूछा क्या गया है कि PMSD p प्लस 1th VSD के साथ मैच कर रहा है, यानी p प्लस 1 VSD इज इक्वल टू PMSD। यानी VSD की वैल्यू कितनी हो गई? P बाई P प्लस 1 MSD। ओके, अब MSD की वैल्यू कितनी है? X, तो ये हो जाएगा P बाई P प्लस 1 X। ये हो गया वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। अब लिस्ट काउंट हमें निकालना है LC। LC इज इक्वल टू MSD माइनस VSD, यानी कि X माइनस P बाई P प्लस 1 X। ठीक है, ये X को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ये कितनी होगी वैल्यू? P प्लस 1, इधर भी P प्लस 1 माइनस P, ये P कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा? X बाई P प्लस 1। ये होगा LC। तो हमारा LC हो गया, लीस्ट काउंट कितना हो गया? X बाई P प्लस 1। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स है ये बिल्कुल। जैसा मैंने बताया था, MSD निकालिए, VSD और MSD का रिलेशन निकालिए, और LC निकालने के लिए आपको MSD और VSD को माइनस कर देना है। दैट्स इट। फाइनल क्वेश्चन हमारा वो है, एक माइक्रोमीटर हैज 100 डिविजन्स। 100 डिविजन्स है माइक्रोमीटर में इन द सर्कुलर स्केल एंड वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल एडवांसेस द मेन स्केल बाय 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट पूछा जा रहा है। यहां पर क्या है कि माइक्रोमीटर में कितने डिवीजन है? 100, मतलब उसके सर्कुलर स्केल में। एंड वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल कितना बढ़ाता है? 0.0। तो पिच क्या होता है? पिच तो वही होता है ना कि जब एक रोटेशन पूरा करते हैं सर्कुलर स्केल की, तो लीनियर स्केल में कितना डिफरेंस होता है, कितना बढ़ता है? तो यहां पर 0.01 सेंटीमीटर, ये हो गया पिच। पिच पता चल गया। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट निकालने के लिए LC इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय क्या है? नंबर ऑफ डिविजन्स। सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स हैं? यहां पर कितने डिविजन्स हैं? 100। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, यानी लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.0001 सेंटीमीटर। ये है लीस्ट काउंट। ठीक है, और इसी के साथ में ये हमारा कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है? देखिए माइक्रोमीटर में कितनी ज्यादा एक्यूरेसी प्रिसीजन के साथ में मेजरमेंट होती है कि ये
1 सेंटीमीटर, अगर मिलीमीटर में लिखेंगे तो 0.001 मिलीमीटर तक सही एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोग इससे कर सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग। बहुत कमाल की बात है कि बिना छोटे छोटे ग्रेजुएशंस के आप इतने महीन मेजरमेंट को आप कर सकते हैं। तो ये था भैया हमारा पूरा क्लास ऑफ एरर्स। वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताएं भाई, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के और भी क्लासेस और भी कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट नीट के लिए आने वाला है हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर।